हेलो स्टूडेंट्स, IB टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सस्पेंशन इंसुलेटर स्ट्रिंग की बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों ने ट्रांसमिशन के अंदर बहुत बार देखा होगा नंबर ऑफ डिस्क कनेक्टेड है, यानी इस तरह का इंसुलेटर आपने बहुत जगह पर देखा होगा। तो आज हम लोग मालूम करेंगे इंसुलेटिंग डिस्क के क्रॉस किस तरह से वोल्टेज अपीयर होता है, यानी पोटेंशियल किस तरह से अपीयर होगा और उसका इस इंसुलेटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इंसुलेटर पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है और हमारा वोल्टेज स्ट्रेस किस इंसुलेटर के क्रॉस क्या है। इसके अलावा स्ट्रिंग इफिशिएंसी क्या है। इसी सस्पेंशन यानी पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको समझ में आ जाएगा तो स्ट्रिंग इफिशिएंसी समझ में आ जाएगी। तो हम लोग स्ट्रिंग इफिशिएंसी क्या है, उसका क्या रोल है, क्या महत्व है, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से सस्पेंशन इंसुलेटर में होता है, ये सारी बात डिटेल के अंदर हम लोग आज इस लेक्चर के अंदर जानेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि इससे आपका इंपॉर्टेंट यानी कि कंपलसरी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां पर या तो आपसे पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन पूछ ले या स्ट्रिंग इफिशिएंसी पूछ ले या आपसे पूछ ले कि हाउ टू इंप्रूव स्ट्रिंग इफिशिएंसी, यानी स्ट्रिंग इफिशिएंसी को किस तरह से इंप्रूव किया जा सकता है, या इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकता है। तो ये सारा चीज तभी समझ में आएगा जब आपको आज का ये लेक्चर समझ में आएगा। तो बहुत ध्यान से और बहुत कंसंट्रेशन से इस लेक्चर को देखिएगा। जो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सस्पेंशन इंसुलेटर की बात की। तो जब हम लोग इंसुलेटर पढ़ रहे थे तो वहां पे 3-4 तरह की इंसुलेटर की बात किया था हमने, पिन टाइप इंसुलेटर, सस्पेंशन टाइप, शैकल टाइप एंड स्ट्रेन टाइप। लेकिन जो मोस्टली ट्रांसमिशन के अंदर यूज किया जाता है वो इसी तरह का इंसुलेटर यानी सस्पेंशन इंसुलेटर आपका यूज किया जाता है। सस्पेंशन इंसुलेटर किसको कहते हैं, तो जब इंसुलेटिंग डिस्क को नंबर ऑफ इंसुलेटिंग डिस्क को आपस में सीरीज में कनेक्टेड कर देते हैं तो इस तरह का जो इंसुलेटर होता है इसी को हम लोग सस्पेंशन इंसुलेटर कहते हैं। और इस तरह का इंसुलेटर यूज करने से हमको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर शॉर्ट में आपको बता दें कि हमको इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, यानी ये यहाँ पर बीच में इंसुलेटिंग के मेटेलिक पार्ट होता है, यानी नट बोल्ट से कसा हुआ नहीं, हल्का वो फ्लेक्सिबल, थोड़ा बहुत हवा चल रहा तो हिल डोल सकता है। तो उससे क्या होगा कि ये जल्दी टूटेगा नहीं और आपका जो क्रॉस आर्म है यानी टावर है उस पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। इसके अलावा कोई एक अगर इंसुलेटर खराब है तो केवल ये चेंज करने की ज़रूरत होगी, बाकी पूरा इंसुलेटिंग डिस्क को हमको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा और भी बहुत सारा एडवांटेज हमको मिलता है यदि हम लोग सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर यूज करते हैं तो, यानी ईच डिस्क हमारा जो 11 kV का डिजाइन किया हुआ होता है, 11 kV जितना भी डिजायर वोल्टेज है, आवश्यकता बढ़ रही है, अभी 33 kV था, आपको 66 kV का इंसुलेटर बनाना, तो आपको सस्पेंशन टाइप के अंदर बहुत आसान, नंबर ऑफ 3 डिस्क और बढ़ा दिएगा तो 66 kV का हो जाता है। तो बहुत सारा एडवांटेज मिलता है हमको सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में। तो यहाँ पर हम लोग 3 डिस्क को दिखाए हुए हैं, 1 डिस्क, 2 डिस्क और 3 डिस्क, ये तीनों आपस में कनेक्टेड है यानी सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर बना हुआ है। तो हमको मालूम करना है इस इंसुलेटर के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी और पोटेंशियल किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है, पोटेंशियल है, वो आपका अपेयर होगा। किस तरह से अपेयर होगा, तो यहाँ पर हम लोग देखें पहले क्या क्या चीज़ है वो बता दें। तो ये तो आपको बता दिया, डिस्क है यानी आपका चीनी मिट्टी का आपने देखा होगा, पोर्सिलिन का, चीनी मिट्टी का, कत्थी टाइप का कलर का होता है, नंबर ऑफ डिस्क आपस में कनेक्टेड होता है। तो ये हमने डिस्क दिखा दिया है और ये जो आपस में डिस्क होता है छोटा सा मेटल वाले पार्ट से, ये सब आपस में कनेक्टेड, जितना भी डिस्क चाहिए कनेक्ट कर सकते। तो ये तीन डिस्क हमने दिखाया यानी कि 33 kV के लिए सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर यूज होगा। यहाँ पर हमने कंडक्टर दिखाया हुआ है यानी एक फेज के लिए, इसी तरह आपका आर फेज अगर इसको मानते हैं तो वाई फेज के लिए, बी फेज के लिए। आपने पोल देखा होगा, इस तरह का पोल टावर देखा होगा और टावर में देखा होगा इस तरह का आपका यहाँ पर नंबर ऑफ डिस्क 3 यहाँ पर है तो यहाँ पर भी 3 होगा, यहाँ पर भी 3, यानी RYB के लिए, इधर RYB 3 के लिए डबल सर्किट है तो यहाँ पर भी आपका इंसुलेटर होगा। तो इस तरह का बड़ा बड़ा ट्रांसमिशन लाइन के अंदर स्ट्रक्चर आपका यूज़ किया जाता है और उसके अंदर सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर ही हम लोग उपयोग करते हैं, जहाँ पर नंबर ऑफ डिस्क आपस में सीरीज में कनेक्टेड होता है। तो इस डिस्क के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू क्या है, पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, मेनली तौर से हमको उसको कैलकुलेट करना है।
तो मेन जो लाइन वोल्टेज होता है वो किसी दो फेस के बीच में, यानी लाइन के बीच में, ये आर है, वाई है, ये बी है, तो ये आर वाई बी आपका क्या होगा, एक मिनट, दिख रहा है कि नहीं नीचे, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो आर वाई बी आपका क्या है, यहाँ पर दो लाइन के बीच में, यदि 11 केवी की लाइन है या 132 केवी का ट्रांसमिशन है, तो 132 केवी जो है वो कहाँ पर होगा, किसी भी दो लाइन के बीच में, चाहे वो आर वाई हो, वाई बी हो, चाहे बी आर हो, तो इन तीनों के बीच में लाइन वोल्टेज, किसी दो लाइन के बीच में आपका लाइन वोल्टेज अपेयर होता है। लेकिन एक वोल्टेज और अपेयर होगा, कहाँ पर, तो फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज कहाँ पर होगा, तो ये लाइन है और ये क्या है, अर्थ है, टावर है। अर्थ यानी जमीन से कनेक्टेड, ये टावर किससे कनेक्टेड है, जमीन से, जमीन के ऊपर रखा हुआ है, तो जमीन पर ये पूरा मेटल का है, तो ये भी किसकी तरह काम करेगा, अर्थ की तरह काम करेगा, यानी ये पूरा पोल स्ट्रक्चर को आप अर्थ बोल सकते हैं। इसके अलावा ये जो आपका आर्म होता है जिसको हम लोग क्रॉस आर्म कहते हैं, ये भी किसका बना हुआ, मेटेलिक पार्ट का बना हुआ, मेटल का, तो ये भी क्या है, अर्थ है। तो ये लाइन हो गया और ये अर्थ हो गया, तो एक वोल्टेज यहाँ पर अपेयर होगा, जिस वोल्टेज को हम लोग क्या कहेंगे, फेज वोल्टेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज कहाँ पर अपेयर होता है, तो नेटवर्क के अंदर आपने पढ़ा होगा, किसी भी लाइन और अर्थ या न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज होता है उसको फेज वोल्टेज बोलते हैं, और किसी दो लाइन कंडक्टर के बीच के वोल्टेज को लाइन वोल्टेज बोलते हैं। तो एक तो लाइन वोल्टेज यहाँ पर आपका ट्रांसमिशन में हो रहा है, दूसरा फेज वोल्टेज होगा। फेज वोल्टेज कहाँ पर होगा, ध्यान से देखिए, किसी एक लाइन और क्रॉस आर्म के बीच में। क्रॉस आर्म क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये अर्थ टावर से कनेक्टेड है और टावर किससे है, अर्थ से कनेक्टेड है। तो आप बोल सकते हैं किसी एक कंडक्टर और अर्थ के बीच के वोल्टेज यहां पर अपेयर हो रहा है इस स्ट्रिंग के अक्रॉस है, जिसको हम क्या कहेंगे, फेज वोल्टेज बोलेंगे। तो वही चीज को बड़ा में यहां पर हम दिखाया है। तो ये कंडक्टर है और ये आपका क्रॉस आर्म है, ये क्या है, आपका क्रॉस आर्म, और ये किससे कनेक्टेड होगा, तो पोल से कनेक्टेड होगा, टावर से कनेक्टेड होगा। टावर किससे कनेक्ट होगा, तो अर्थ के साथ कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पर एक कंडक्टर, कोई भी आपका आर हो, वाई हो, बी हो, कोई सा कंडक्टर हो, एक कंडक्टर और दूसरा अर्थ है, इसके अक्रॉस एक वोल्टेज अपेयर होगा जिसको हम लोग फेज वोल्टेज बोलेंगे। और फेज वोल्टेज को हमने यहाँ पर V से दर्शाया, आपको दिख रहा होगा V वोल्टेज, यानी इस स्ट्रिंग के क्रॉस, इस आपका इंसुलेटर के क्रॉस, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर के क्रॉस एक वोल्टेज अपेयर हो रहा है जिसको हम लोग फेज वोल्टेज बोलेंगे। और यही वोल्टेज है जो वोल्टेज आपका क्या, इंसुलेटर के ऊपर टेंशन बनाया हुआ। जैसे ही ये वोल्टेज की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये क्या करेगा, कंडक्टर से जो करंट आ रहा है, ये करंट आपका इंसुलेटर से होता हुआ अर्थ के अंदर आने लगेगा और आपका एक तरह का लाइन टू अर्थ शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो करंट जाने से कौन बचा रहा है, वोल्टेज तो अपेयर हो रहा है, वोल्टेज तो धक्का दे रहा है, लेकिन इस वोल्टेज के पास इतनी क्षमता नहीं है कि इंसुलेटर से होता हुआ करंट को पास करा दे। तो हमको बस इतना ध्यान रखना है कि इस वोल्टेज की वैल्यू को बर्दाश्त करने का इस इंसुलेटर के पास क्षमता होना चाहिए। यदि ये वोल्टेज की वैल्यू कुछ ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा, इस इंसुलेटर को फेल कर देगा और कंडक्टर से करंट कहाँ जाएगा, क्रॉस आर्म से होता हुआ अर्थ के अंदर आ जाएगा। ये एक बात है। दूसरा बात हमको ये ध्यान रखना है कि ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज को बर्दाश्त कर रहा है कौन, इंसुलेटर कर रहा है। तो इंसुलेटर एक तो है नहीं, तीन तीन इंसुलेटर, यानी नंबर ऑफ इंसुलेटर होता है सस्पेंशन टाइप में। तो मेनली तौर से हमको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है या पढ़ना है, समझना है कि ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज का सामना जो करना है इंसुलेटर को, सब मिलकर करे। अगर वोल्टेज केवल एक इंसुलेटर, जो भी वोल्टेज है, मान के चलिए 132 आपका लाइन वोल्टेज है, तो √3 से डिवाइड कीजिएगा, कुछ फेज वोल्टेज आएगा। हम मान ले रहे हैं अपने एग्जांपल के लिए 100 वोल्ट, 100 केवी आए, तो 100 केवी खाली एक आपका इंसुलेटर बर्दाश्त नहीं, सब मिलकर, तो ये भी मिलकर, ये तीनों मिलकर बराबरी से इंसुलेटर का ये बर्दाश्त करे, यानी उसका वोल्टेज का सामना करे, ताकि यहाँ पर करंट फ्लो नहीं हो। अगर ये दोनों इंसुलेटर बोले कि नहीं हम कुछ काम नहीं करेंगे, जो करना है तुमको इसको करना है, तो क्या होगा, ये बेचारा अकेला पड़ जाएगा और फेल हो जाएगा। जैसे ही फेलवर होगा तो बाकी आपका इंसुलेटर यदि फेल हो गया तो करंट आपका पास होने लगेगा। तो इसी चीज़ को हमको यहाँ पर आगे के डायग्राम की सहायता से इसी चीज़ को हमने दिखाया है
कि वोल्टेज किस तरह से बटेगा, तीनों बराबर बराबर बटेगा या अलग अलग बटेगा। तो अभी जो डायग्राम बताया हमने यहाँ पर बनाया, ये फेज वोल्टेज आपको समझ में आ गया। दूसरा यहाँ पर हमने देखा है V1 V2 V3, यानी जो टोटल वोल्टेज है ये टोटल वोल्टेज सीरीज के अंदर है तो तीनों के अक्रॉस होगा। यानी ये टोटल वोल्टेज क्या है, इन तीन वोल्टेज का कॉम्बिनेशन, यानी इंसुलेटर 1 के क्रॉस 2 एंड 3 के क्रॉस, तीनों को मिलाकर जो वोल्टेज है वही फेज वोल्टेज। यानी इन तीनों के क्रॉस क्या है, इक्वल वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बराबर बराबर। 100 kV है तो 100 से आपका 33 kV 33, यानी इच डिस्क के क्रॉस बराबर बराबर वोल्टेज बट रहा है। यहाँ पर V1 V2 V3 की वैल्यू बराबर, और V1 V2 V3 को ऐड कर देंगे तो फेज वोल्टेज यानी V की वैल्यू मिल जाएगी। ये यहाँ पर थ्योरेटिकल हमने देखा है, लेकिन कैसे बराबर हो रहा है उसको दूसरे डायग्राम से हमने समझाया। क्या किया है दूसरे डायग्राम में, तो अब यहाँ से कैपेसिटर की सहायता से आपको समझना होगा। कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इक्वल या अनइक्वल पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में। यानी इक्वल पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा यानी बराबर बराबर ईच डिस्क के क्रॉस वोल्टेज होगा, या बराबर नहीं होगा तो ये कौन डिसाइड करेगा, कैपेसिटर डिसाइड करेगा। किस तरह से कैपेसिटर रोल में आ जाता है डिस्क के क्रॉस, उसको ध्यान से समझिए। तो कैपेसिटर का मतलब क्या होता है, क्या आपने पढ़ा है पहले से भी, आपने फिजिक्स के अंदर या और भी बहुत जगह पर कैपेसिटर पढ़ा होगा। तो कैपेसिटर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर भी पढ़ा होगा। कहीं पर भी दो मेटेलिक बॉडी, मेटेलिक पार्ट हो, ठीक है, दो मेटल हो, दो प्लेट हो और बीच में क्या हो, डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो, तो क्या बन जाता है, ये कैपेसिटर बन जाता है। यानी कैपेसिटर के लिए हमको तीर तोप चलाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पर भी दो मेटल रख देंगे और बीच में हम क्या रखेंगे, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मतलब इंसुलेटिंग पदार्थ, अचालक पदार्थ आप रखेंगे बीच में और दोनों साइड चालक पदार्थ रख देंगे, तो ये एक डिवाइस तैयार हो जाएगा जिसका नाम कैपेसिटर होगा। ठीक है, तो कोई भी प्लेट आप रख लो और बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल, चाहे इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में आप एयर भी हो सकता है वो भी अचालक है, पेपर कागज़ भी हो सकता है वो भी अचालक है, पाउडर हो सकता है वो भी अचालक है ना, ऑयल हो सकता है वो भी अचालक। तो कोई भी पदार्थ आपका इंसुलेटिंग मटेरियल होना चाहिए, दोनों साइड मेटल होना चाहिए, तो कैपेसिटर बन जाएगा। और इस कैपेसिटर के अक्रॉस यदि वोल्टेज अप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, ये एनर्जी को स्टोर करने लगेगा और साथ ही साथ इस बॉडी के अंदर से कुछ चार्जिंग करंट फ्लो होने लगेगा कैपेसिटर के अक्रॉस, जिसको हम IC से डिनोट करेंगे। बाकी कैपेसिटर का पूरा कहानी आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो बस इतना याद रखिए कि कहीं भी दो मेटल हो, बीच में अचालक पदार्थ इंसुलेटिंग या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो तो आपका कैपेसिटर फॉर्म हो जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी कैपेसिटर बन जाएगा। कैसे कैपेसिटर बनेगा, ध्यान से देखिए। तो हमारा क्या चाहिए, दो मेटल चाहिए, बीच में अचालक पदार्थ। तो देखिए ये क्रॉस आर्म आपका चालक है या अचालक है, तो ये चालक है। ठीक है, क्रॉस आर्म किसका बना हुआ है, मेटल का बना हुआ, तो ये चालक हो गया। दूसरा हमने आपको थोड़ा देर पहले बताया कि जो डिस्क आपस में कनेक्टेड होता है, किससे कनेक्ट होता है, किसी मेटल से कनेक्ट होता है। मेटल पार्ट प्लास्टिक से जोड़िएगा तो टूट जाएगा, तो किसी ना किसी मेटल से, नट बोल्ट से, किसी चीज़ से तो आप बनाइएगा, ज्वाइंट कीजिएगा, तो यहाँ पर मेटल से बना हुआ होता है। तो ये भी मेटल है और ये भी मेटल है, यानी ये दो प्लेट की तरह काम कर रहा है। और बीच में जो इंसुलेटर है वो किसकी तरह, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है। यानी दो इंसुलेटिंग मटेरियल, दो कंडक्टिंग प्लेट और बीच में पोर्सिलिन चीनी मिट्टी का प्लेट अचालक की तरह काम कर रहा है, तो ये एक कैपेसिटर बन जाता है। तो हमने इसको कैपेसिटर यहाँ पर दिखा दिया। दूसरा ये आपका मेटल और ये मेटल, बीच में इंसुलेटिंग डिस्क, तो ये भी क्या बन गया, कैपेसिटर। तो हमने कैपेसिटर दिखा दिया। ये तो बेहतरीन आपका चालक, नीचे कंडक्टर है आपका, ऊपर में आपका फिर से चालक, तो दो चालक, बीच में पोर्सिलिन है, तो यहाँ पर फिर से क्या बन जाएगा, कैपेसिटर। यानी इसी चीज़ को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से। और इसके क्रॉस भी वोल्टेज हम दिखा देंगे। क्या दिखाएंगे कि वोल्टेज इक्वल हो रहा है। अब वोल्टेज इक्वल हो रहा है यानी जो भी आपका वोल्टेज होगा वो तीन बराबर पार्ट के अंदर बट जाएगा। यानी V वोल्टेज है तो V/3 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 हो जाएगा, यानी बराबर बराबर वोल्टेज होगा। कैसे वोल्टेज बराबर होगा उसको एग्जाम्पल के में ध्यान से समझिए। तो यदि मान के चलिए कोई कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर जो करंट का अपोजिशन करता है, करंट का जो अपोजिशन करता है,
तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट का अपोजिशन होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एक्सी से डिनोट करते हैं, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसको बोला जाएगा, अपोजिशन ऑफ करंट ड्यू टू द कैपेसिटेंस। तो इस कैपेसिटर है तो कुछ कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी, और हमने कहा कैपेसिटर के अक्रॉस कुछ ना कुछ चार्जिंग करंट फ्लो, मेन करंट फ्लो नहीं होगा, मेन करंट फ्लो होगा तब तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो मेन करंट फ्लो नहीं होगा, कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है तो चार्जिंग करंट फ्लो होगा, और इसकी वैल्यू बहुत माइनर नेग्लिजिबल होती है, लेकिन कुछ ना कुछ आपका चार्जिंग करंट होगा। तो इसके अक्रॉस चार्जिंग करंट फ्लो हो रहा है आईसी, और यहाँ पर आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस है एक्सी। तो अगर हम वैल्यू कुछ मान लेते हैं, अगर हम मान लिया कि एक्सी की कुछ वैल्यू क्या है, 5 ओम है, कितना है 5 ओम, और करंट की वैल्यू हम मान लिया कि चार्जिंग करंट 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है। तो अब यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप निकालना चाहिएगा, तो वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं कि नहीं, आराम से निकाल सकते हैं। V इक्वल टू आई आर की जगह पर क्या लिख देंगे, आई एक्सी लिख देंगे, आई की वैल्यू कितना 2 और रिएक्टेंस की वैल्यू कितना 5, तो कितना वोल्ट हो गया 10 वोल्ट पहला कैपेसिटर के अक्रॉस। अब हमको निकालना है दूसरे के अक्रॉस, तो देखिए तो दूसरे के अक्रॉस जब निकालेंगे तो क्या इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस अलग होगा, क्या इस कैपेसिटर या तीसरे कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस अलग होगा, बिल्कुल अलग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि जितना डायमेंशन, जितना बड़ा डिस्क पहले वाले का है उतना ही दूसरे का, उतना ही तीसरा का है, यानी डायमेंशन सेम है, सारा चीज सेम है, ठीक है। तो इसका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वही इसका वही इसका। अब मान के चलिए करंट, ये माने तीनों के जो प्रतिरोध रिएक्टेंस की वैल्यू है वो क्या होगा, सेम होगा। 5 ओम अगर पहला का मानते हैं तो बाकी दूसरा तीसरा का भी कितना 5 ओम। करंट देख लेते हैं कि अगर मान के चलते हैं ये 5 एम्पियर फ्लो करा रहा है, तो क्या यहाँ पर अलग करंट फ्लो होगा, जी नहीं, अलग नहीं होगा, सेम ही करंट फ्लो होगा। ये मान के चलिए सोर्स आपका, यहाँ से करंट चार्जिंग करंट जा रहा है, तो चार्जिंग करंट अगर 2 एम्पियर यहाँ पर जा रहा है तो क्या अलग डाइवर्ट कोई पाथ है, आपने पढ़ा होगा सीरीज के अंदर करंट सेम है तो साथ तो सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसके अक्रॉस यदि 2 एम्पियर आ रहा है तो इसके अक्रॉस भी कितना 2 एम्पियर, और इसके अक्रॉस भी 2 एम्पियर। तो अगर हम पहले के अक्रॉस निकाला 5 ओम इसका प्रतिरोध रिएक्टेंस था और 2 एम्पियर करंट आ रहा था, तो आपका वोल्टेज की वैल्यू कितना आया 10 वोल्ट आया। तो क्या दूसरे का भी 10 वोल्ट आएगा, क्योंकि इसका भी करंट सेम, इसका भी कैपेसिटिव रिएक्टेंस सेम, तीसरे का भी करंट सेम, कैपेसिटिव रिएक्टेंस सेम। तो तीसरे यानी तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या होगा, बराबर बराबर होगा, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा। तो यदि 10 वोल्ट यहाँ पर तो 10 वोल्ट यहाँ, 10 वोल्ट यहाँ। अगर पूछिएगा टोटल वोल्टेज कितना, फेज वोल्टेज कितना पेयर हो रहा था, तो तीनों को जोड़ दीजिए, V1 V2 V3 जोड़ दी, यानी कि 3 भाग में बट रहा था, तो 10 10 10 तीनों को जोड़ दिएगा तो टोटल वोल्टेज कितना, तो 30 वोल्ट आपका पेयर हो रहा है। यानी ये जो फेज वोल्टेज है वो 30 वोल्ट है और तीनों के क्रॉस 10-10 वोल्ट बढ़ जा रहा है। अगर यहाँ तक बात रहता तब तो बहुत अच्छी बात थी, यानी सब कुछ अच्छा नॉर्मल सब कुछ बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकल क्या होता है कि जो वोल्टेज हमारा स्ट्रिंग के क्रॉस अपेयर हो रहा है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, यानी जो V3 दिखा दिया है प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं है। तीनों के अक्रॉस वोल्टेज यानी 10-10 वोल्ट जो हम एग्जांपल लिया, प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं है। अगर पहले के अक्रॉस 10 वोल्ट है तो दूसरे के अक्रॉस 8, तीसरे के अक्रॉस 6 वोल्ट होगा, यानी जो कंडक्टर के नज़दीक होगा उसके अक्रॉस वोल्टेज ज़्यादा होगा और जो कंडक्टर से दूर होगा उसके अक्रॉस वोल्टेज कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंडक्टर से नज़दीक है उसके ऊपर वोल्टेज यानी टेंशन ज़्यादा लगेगा, उसके फेलवर होने का चांस अधिक होगा, और जो कंडक्टर से दूर है उसके फेलवर होने का चांस कम होगा क्योंकि वोल्टेज उसके क्रॉस कम होगा। अब बोलिए ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो आगे आपको समझ में आएगा तीसरे डायग्राम से। ध्यान से देखिए अब तीसरा डायग्राम, तो तीसरे डायग्राम में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमने एक और कैपेसिटर दिखाया है। ये कैपेसिटर दिखाया हमने कहाँ पर, एक कंडक्टर और दूसरा पोल के बीच में। तो हमने अभी स्टार्टिंग में बात किया कहीं पर भी 2 प्लेट और बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल है तो क्या वहाँ पर कैपेसिटर फॉर्म होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल कैपेसिटर फॉर्म होगा। 2 कंडक्टिंग प्लेट और एक इंसुलेटिंग मटेरियल चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपका ये कंडक्टर है या नहीं है,
तो ये कंडक्टर हो गया और ये आपका क्या हो गया, पोल हो गया। तो ये दोनों आपका क्या है, कंडक्टर है, और बीच में यहाँ पर पोल और कंडक्टर के बीच में क्या उपस्थित है, तो एयर उपस्थित है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक और कैपेसिटर बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आपका मेटल पार्ट है, ठीक है, ये मेटल पार्ट, और यहाँ पर क्या है, पोल है। तो यहाँ पर पोल भी कंडक्टर और ये मेटल पार्ट भी कंडक्टर, बीच में एयर है, तो ये भी क्या बन जाएगा, एक कैपेसिटर बन जाएगा। यहाँ पर मेटल का पार्ट है, ठीक है, मेटेलिक पार्ट, और ये क्या है, पोल है, तो इसके क्रॉस क्या बन जाएगा, एक कैपेसिटर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो दो तरह का कैपेसिटर बनेगा। अब दोनों कैपेसिटर का नाम आपको ध्यान से याद रखना है। ये जो कैपेसिटर होता है और ये कैपेसिटर, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है कि यहाँ पर जो इंसुलेटर है वो चीनी मिट्टी, पोर्सिलिन का डिस्क है, और यहाँ पर जो इंसुलेटर है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, वो क्या है, एयर है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतर है, नाम का अंतर भी और उसके प्रॉपर्टी का अंतर भी। तो ये जो कैपेसिटर फॉर्म होगा, इस कैपेसिटर जहाँ पर चीनी मिट्टी, पोर्सिलिन एज ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल काम कर रहा है, तो इस कैपेसिटर को हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ कैपेसिटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, सेल्फ कैपेसिटर, या इसका दूसरा नाम क्या होगा, म्यूचुअल कैपेसिटर, सेल्फ कैपेसिटर या म्यूचुअल, ठीक है। दूसरा आपका जो कैपेसिटर होगा, इस कैपेसिटर का नाम क्या होगा, शंट कैपेसिटर। इसका नाम क्या होगा, एक ही नाम याद रखिए आप, सेल्फ कैपेसिटर, दूसरा शंट कैपेसिटर। इसको सेल्फ कहेंगे, दूसरे को शंट कहेंगे। शंट कैपेसिटर कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, तो मेटल और कंडक्टर और बीच में एयर इंसुलेटर है, ये शंट कैपेसिटर। सेल्फ कैपेसिटर दो मेटल है और बीच में चीनी मिट्टी, पोर्सिलिन है, वो सेल्फ कैपेसिटर, ठीक है। दो तरह का कैपेसिटर बन रहा है। तो अब देखिए कि ये वाला कैपेसिटर बनने से वोल्टेज या पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वोल्टेज अब आपका क्या हो जाएगा, अनइक्वल हो जाएगा। तो अनइक्वल पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो हम लोग यहां पर अब देख सकते हैं कि अनइक्वल पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्या आपका हो रहा है यहां पर, तो यहां पर अनइक्वल पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रहा है। तो बहुत आसान, बहुत सिंपल में आप समझ जाइए कि मान के चलिए यहां से करंट की वैल्यू अब क्या था, चार्जिंग करंट आपका हम मान के चलते हैं 10 एम्पियर फ्लो हो रहा था। तो 10 एम्पियर जैसे ही फ्लो हुआ तो यहाँ से कुछ करंट अब सीधा सीधा नहीं जाएगा, पहले केवल क्या था, सीधा था। तो 10 एम्पियर सीधा सीधा फ्लो हो रहा था, सेम कर, लेकिन अब हमने दिखाया कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस कुछ करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पर I1 कैपिटल से नाम दिया और यहाँ पर स्मॉल I3 से नाम दिया। तो ये 10 एम्पियर चलेगा तो कुछ ना कुछ इसके अक्रॉस करंट फ्लो होगा। तो हम मान के चल रहे हैं कि 2 एम्पियर फ्लो हो गया शंट कैपेसिटर के अक्रॉस। तो बाकी यहाँ पर बचेगा कितना, 8 एम्पियर। थोड़ा सा ऊपर चला, फिर एक और रास्ता मिल गया, फिर इसके अक्रॉस 2 एम्पियर फ्लो हो गया। तो अब कितना बचा, तो 6 एम्पियर बचा। ऊपर जैसे चला तो यहाँ पर 2 एम्पियर हुआ, बाकी कितना बचा, तो 4 एम्पियर बचा। तो टोटल करंट जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, करंट की वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। जैसे करंट की वैल्यू रिड्यूस हो गई तो अब देखिए एक्सी की वैल्यू तो मान के चलते हैं सेम है। ये सेल्फ कैपेसिटेंस का जो एक्सी की वैल्यू थी, रिएक्टेंस, हम पहले जो 5 ओम माना था 5 ही ओम अभी भी मानते, लेकिन करंट अलग होने की वजह से अब देखिए वोल्टेज क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। 2 ओम यहाँ पर करंट कितना है, 8 माना, और आपका वैल्यू कितना, 5 ओम प्रतिरोध का माना। तो 8 5 40 वोल्ट आपका यहाँ पर अपेयर हो रहा है। दूसरा 6 वोल्ट आपका यहाँ पर है। दूसरा हम लोग मान के चलते हैं, इसका नाम हम V3 दे देते हैं, V2 और V1 नाम दे देते हैं। तो V2 की वोल्टेज कितना, 6 ओम, और ओम उतना ही 6 एम्पियर, और ओम आपका 5 ही ओम। तो 5 के 30 वोल्ट। ऊपर थोड़ा सा और चलें तो कितना है, 4, 5 चौके 20। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो नीचे वाला कंडक्टर है उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो रहा है, अधिक अपेयर हो रहा है, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं वोल्टेज कम हो रहा है। तो इस अनइक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या होगा, शंट कैपेसिटेंस बनने की वजह से क्या हो रहा है, अनइक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और अनइक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा
तो इससे क्या दिक्कत है कि इस वाले इंसुलेटर के फेलवर होने का चांस ज़्यादा हो जाएगा और इस वाले इंसुलेटर के फेलवर होने का चांस कम हो जाएगा। यानी कि आपका अनइक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इंसुलेटर का बराबर बराबर उपयोग नहीं हो पा रहा, कोई अधिक उपयोग हो रहा है और कोई बहुत कम उपयोग हो रहा है। तो इसी को मेज़र करना है, इसी को मेज़र करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग इफिशिएंसी। यानी स्ट्रिंग के अंदर नंबर ऑफ इंसुलेटर लगा हुआ, उस नंबर ऑफ इंसुलेटर के क्रॉस वोल्टेज किस तरह से बढ़ रहा है उसको मेज़र करने का प्रोसेस जो है, प्रक्रिया है, उसी को स्ट्रिंग इफिशिएंसी कही जाती है। यदि स्ट्रिंग इफिशिएंसी 100% है तो इसका मतलब वोल्टेज बिल्कुल बराबर बराबर है। यदि वोल्टेज इफिशिएंसी कम है तो इसका मतलब है कि नीचे वाला जो इंसुलेटर है उसके पास ज़्यादा वोल्टेज हो जा रहा है और ऊपर वाले का कम हो जा रहा है। इसको स्ट्रिंग इफिशिएंसी को हम लोग किस तरह से मेज़र करते हैं, मापते हैं, तो फॉर्मूला इसका होता है स्ट्रिंग इफिशिएंसी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिस्क इनटू वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर। अगर ये वैल्यू रखेंगे तो स्ट्रिंग इफिशिएंसी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये फॉर्मूला आपको क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग यानी टोटल वोल्टेज कितना है, टोटल वोल्टेज हमको रखना है, टोटल वोल्टेज डिवाइड में भागा में क्या दें, नंबर ऑफ डिस्क। जितना नंबर ऑफ डिस्क बढ़ाते जाइएगा अनइक्वल पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन उतना ज़्यादा होगा। तो इसीलिए बटे में अनइक्वल वोल्टेज पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नंबर ऑफ डिस्क बढ़ा दीजिएगा तो स्ट्रिंग इफिशिएंसी घट जाएगी। एन क्या है आपका, नंबर ऑफ डिस्क है, और ये क्या है, वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर, यानी इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना अपीयर हो रहा है, चाहे V1 V2 V3 कुछ भी नाम दीजिए, V3 हम मान ले रहे हैं, तो V3 की वैल्यू आपको रखना है, नंबर ऑफ डिस्क रखना और टोटल वोल्टेज रखना है। तो स्ट्रिंग इफिशिएंसी आपको मिल जाएगी और स्ट्रिंग इफिशिएंसी आपको मिल रही है और वो आपको बताएगा कि वोल्टेज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यदि 100% इफिशिएंसी मिल गई इसका मतलब कि तीनों के अक्रॉस बराबर बराबर वोल्टेज हो रहा है। यदि आपका बहुत कम है, अधिक मान के चलते हैं कि ठीक ठाक मिल जा रहा है, 90% मिल रहा है, तो इसका मतलब कि इसमें थोड़ा सा हो रहा है, बाकी ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन इफिशिएंसी अगर मान के चलते हैं 10% है तो ये बहुत कम इफिशिएंसी होगा। क्या मतलब हुआ कि जो वोल्टेज है उसका 90% यही बर्दाश्त कर रहा है, केवल ऊपर में 10% आपका उपयोग हो पा रहा है। तो इसके क्रॉस वोल्टेज बहुत मैक्सिमम है और ऊपर वाले के क्रॉस वोल्टेज बहुत कम है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा अनइक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होगा या स्ट्रिंग इफिशिएंसी की वैल्यू कम हो जाएगी तो उस स्थिति के अंदर क्या होगा, उस स्थिति के अंदर जो नज़दीक है कंडक्टर के, जो नज़दीक है ये वाला डिस्क, इस डिस्क के फेलवर होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चार दोस्त मिलकर लड़ने गए और दुश्मन जैसे सामने आया तो 4 में से 3 पीछे होगा, एक को बढ़ा दिया आगे, तो बेचारा अकेले जो है पिटा के आ जाएगा। तो वही काम अनइक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन में हो रहा है। तो सब मिलकर जब लड़िएगा तो क्या होगा, आपका सब मिलकर लड़ने से वो जो दुश्मन है वो हार जाएगा। तो इसीलिए हमको क्या करना है, स्ट्रिंग इफिशिएंसी मैक्सिमम होना चाहिए ताकि आपका यानी कि इंसुलेटर के क्रॉस आपका वोल्टेज बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट है। आई होप ये सारा चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके आगे के क्लास में हम लोग जानेंगे कि वोल्टेज को बराबर बराबर करने के लिए क्या हम लोग आर्टिफिशियल मेथड अपना सकते हैं, यानी कौन सा मेथड अपनाया जा सकता है जिसकी वजह से हम लोग पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल एकदम कर सकें। क्योंकि प्रैक्टिकल जब हम लोग देखते हैं तो 100% इफिशिएंसी हमको कभी भी नहीं मिलती है, कुछ ना कुछ वोल्टेज का अंतर हो जाता है इस शंट कैपेसिटर की वजह से। और उसको बराबर करने के लिए हम लोग क्या उपाय कर सकते हैं, क्या समाधान कर सकते हैं, उसको हम लोग आगे के लेक्चर के अंदर देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।